हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं डेली डोज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इसका पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले भी हमने दो जो है इसका देखा था 1 और 2, और उसमें भी हमने जो क्वेश्चंस था वो प्रीवियस ईयर से लिया था और कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा जो हमने अपने खुद से बनाया था। और इन सब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप कह सकते हैं यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे है और एकदम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए कि वो एक्चुअली आपका जो अगर सीएपीएफ में क्वेश्चंस आता है, ईपीएफओ में तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस उतना नहीं आता है, पर अगर सीएपीएफ में आता है या फिर और कोई भी स्टेट पीसीएस का आपका एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए आपके लिए मोर देन एनफ हो। ठीक है, और इसमें जो है इन्वायरमेंट के अलावा भी थोड़ा सा ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो एक वाइड कवरेज है टॉपिक्स का। तो अगर आप इसको डेली 5 क्वेश्चंस भी करते हैं और इनका अगर इनसे रिलेटेड आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उस पर कुछ फैक्ट्स जानते हैं तो आपके लिए जो होगा अच्छा होगा और आप इसी वीडियो के थ्रू बहुत सारा चीज़ सीख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। आज भी हमारा 5 क्वेश्चंस है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए, देखिए, विच ऑफ दीज आर इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहला है आपको 8 डिग्री चैनल, ये है सेपरेट्स आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। दूसरा है 9 डिग्री चैनल, सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपका थर्ड है 10 डिग्री चैनल, सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, इस बात का ध्यान करें। तो बताइए इसका सही क्या है। इसका सही है 1 2 3, ये तीनों ही गलत मैच्ड हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल जो है वो है बिटवीन मिनिकॉय और मेन जो लक्षद्वीप का जो आइलैंड्स है उसके बीच में। और 10 डिग्री चैनल जो है वो है अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लेने का ये मतलब था क्योंकि कभी कभी ज्योग्राफी के में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, और लैटिट्यूड्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है आपका 8 9 एंड 10 डिग्री चैनल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है ज्योग्राफी में। तो हम लोग देख लेते हैं इसका एक अच्छा डायग्राम भी। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 10 डिग्री चैनल है, ये जो है आपका अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कर रहा है। इससे जो है थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा ऊपर अगर, तो जो हमारा आता है मतलब थोड़ा सा नीचे एक्चुअली, तो थोड़ा सा नीचे जो आता है ये जो है आपका मतलब आ गया जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो आता है वो 9 डिग्री है। और मिनिकॉय जो ये आपका ये छोटा सा एटॉल है इसके बीच में और मालदीव्स के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री 10 डिग्री जो है ये इसका लैटिट्यूड पोजीशंस है। और मतलब इस तरह से आप समझिए कि ये वाला 8 डिग्री जो है ये नियरेस्ट टू इक्वेटर है, 9 वाला जो है वो से थोड़ा दूर है और 10 वाला जो है वो से थोड़ा दूर है। तो आप इस तरह का पोजीशंस, लैटिट्यूडनल पोजीशंस आपको पता हो तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि निकोबार आइलैंड से कौन सा कोई दूसरा आइलैंड जो है वो कितना नज़दीक पड़ता है या कौन ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो इस तरह का थोड़ा सा लैटिट्यूडनल पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बायो रीमेडिएशन इज टेक्नोलॉजी विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंट्रोलिंग। ये बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और आपके प्रीवियस ईयर ये ईपीएफओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हैवी मेटल पॉल्यूशंस। ये बहुत ही वाइडली यूज टेक्निक अब हो चुका है बायो रीमेडिएशन। इसमें होता क्या है कि कोई भी सॉइल आपका जिसमें हैवी मेटल पॉल्यूशन हो गया है उसमें हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उससे पॉल्यूशन जो है उसका मतलब उसको कम करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा बायो रीमेडिएशन में टेक्निक्स क्या होता है। बायो रीमेडिएशन इज द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि हैवी मेटल्स का जो कंपाउंड होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कि वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायो रीमेडिएशन यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। बहुत सारा आजकल जेनेटिक टेक्नोलॉजी ऐसा इंक्रीज़ हो गया है कि मतलब वो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है जो कि आपका बायो रीमेडिएशन बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बायो रीमेडिएशन। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि दो तरीका होता है। एक होता है इन सीटू बायो रेमेडिएशन। इन सीटू मीन्स जो साइट आपका जहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन हुआ है वहीं पर हम लोग कुछ ऐसा स्टेप्स करेंगे कि वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिग्रेड कर दे एक लेसर टॉक्सिक फॉर्म में। तो इसमें भी 2-3 तरह का होता है, देख लीजिए, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग,
बायो ऑगमेंटेशन। अब जैसे एक रिसेंटली आपका टेरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बिल्कुल आप पढ़िए। हैज़ डेवलप्ड अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ऑयल जैपर एंड ओलिवोरस एस। ठीक है, ये करता है पॉल्यूटेंट्स को ऑयल कॉन्टैमिनेटेड साइट्स पर। जैसे ये आपका वहाँ यूज़ हुआ था जहाँ पर कहीं कहीं पर आपका सुनते होंगे ऑयल स्पिल्स हो जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है वो बे ऑफ बंगाल में एक जगह हुआ था ऑयल स्पिल, तो वहाँ पर भी ऐसा ऑयल जैपर्स को यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया जो कि आपका ऑयल स्पिल्स को ब्रेक डाउन कर दे और वहाँ पे कंटेमिनेशन से रोक सके। ठीक है, ये हो गया इन सीटू। एक्स सीटू भी देख लीजिए। एक्स सीटू मीन्स आप कोई भी सॉइल जो भी पॉल्यूटेड हुआ है उसको आप कहीं दूसरी जगह मूव करें और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करें। तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, एक लैंड फार्मिंग है, बायो रिएक्टर्स हैं एंड कंपोस्टिंग है। इसके बारे में आप पढ़ लें, ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है सब में, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। बताइए विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए। दूसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन, ये है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के लिए। तीसरा है आपका बेसल कन्वेंशन, ये है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। बताइए इसमें पूछा जा रहा है करेक्टली मैच्ड, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 1। 2 और 3 जो है वो इंटरचेंज्ड है। ठीक है, 3 का 2 में है और 2 का 3 में है। तो हम लोग देखते हैं इसका। आप देखिए 3 इम्पॉर्टेंट है कन्वेंशंस रिलेटेड टू केमिकल्स एंड वेस्ट, आपको पढ़ना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। एक है बेसल कन्वेंशन, दूसरा है स्टॉकहोल्म और तीसरा है रॉटरडैम। ठीक है, इसको BRS भी बोलते हैं। तो इस तरह के चीज़ को एक बार अगर आप देख लेते हैं, ऐसे तो बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स इसके पता है तो फिर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस वाले जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग ने यही कोशिश किया है कि आपको मेन पॉइंट्स बता दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, बेसिल कन्वेंशन ऑन द, देखिए बेसिल कन्वेंशन पहले किस लिए है, ये है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, हजार्डस वेस्ट वैसे होते हैं जो कि आपको मतलब काफ़ी ह्यूमन लाइफ को मतलब ख़राब कर सकते हैं या आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम को ख़राब कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना हजार्डस वेस्ट जो है वो पार्क करती थी, मतलब वहाँ भेज देती थी कि अब हम लोग वेस्ट जो क्रिएट कर लिए लेकिन वेस्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज देती थी। तो इसीलिए कन्वेंशन लाया गया कि इससे जो है थोड़ा कंट्रोल किया जाए सारे चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि PIC जो है वो किस में है तो वो है बेसिल कन्वेंशन में। ठीक है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी भी कंट्री में अगर कोई वेस्ट भेज रहे हैं तो उनसे पहले जो है प्रायर कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। प्रायर कंसेंट आपको कैसे लेना पड़ेगा, उनको आपको पूरा वेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि ये वेस्ट हम भेज रहे हैं, ठीक है, आपको लेना है या नहीं लेना है, मतलब वो उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उस कंट्री के पास रिसोर्स नहीं है या वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर सकता है तो आप उसको कुछ भी दे दें। ठीक है, तो इसीलिए PIC जो है ये नॉर्म इसमें लाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट क्या है देखिए इसमें कि बेसिल कन्वेंशन डज नॉट कंटेन कवर रेडियो एक्टिव वेस्ट और वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द शिप्स। ठीक है, इस पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है कि वेस्ट, अब हजार्डस वेस्ट की बात हो रही है तो लोग समझ लेंगे कि सब तरह का वेस्ट होता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द, ये भी देखिए इसमें भी PIC नॉर्म है। ठीक है, तो PIC आपने किस में देखा, आपके बेसल नॉर्म में है और रॉटरडैम कन्वेंशन में भी है। सॉरी, बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये किस चीज़ के लिए है, ये है हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, तो बेसल वाला किस लिए था, दैट इज़ हजार्डस वेस्ट, और ये है हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसमें भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग बहुत सारा ऐसा केमिकल्स खरीदते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जिसका हो सकता है कि आपका हजार्डस इफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन वो जो कंपनी उसको खरीद रही है या जो कंट्री उसको खरीद रही है उसको ये पता नहीं रहता है। तो इसमें भी ये बात कहा गया है कि जो भी कंट्री कोई भी केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके बारे में उस कंट्री, जो भी कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको पहले अच्छे से बताए कि ये केमिकल देखिए ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिए और प्रायर कंसेंट लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने देखा कि रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो है हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। उसके बाद देखिए है ये तीसरा है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन POP। POP होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो
ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या होता है ना कि इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो ये आपके इन्वायरमेंट में अगर रिलीज़ हो जाए तो वो उसमें रह जाते हैं, फिर बायो मैग्नीफिकेशन होकर ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है और फिर ये बहुत सारा जो है मतलब मुश्किल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, ये भी जो है पीओपीज़ के लिए है। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि अगर एक डर्टी डजन है, इसको देखिए स्टार्टिंग में जब पीओपी बना था तो इसमें 12 सब्सटेंसेस को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो 12 सब्सटेंसेस को तो इनको डर्टी डजन का नाम दिया गया था क्योंकि ये लोग डर्टी केमिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें और भी फर्दर बहुत सारा एडिशंस हुआ केमिकल्स का, और रीसेंट एडिशन जो है वो है एंडोसल्फान का। ठीक है, एंडोसल्फान हैज़ बिन मतलब इसमें मतलब इंक्लूड कर दिया गया है इस लिस्ट में पीओपीज़ में, जिसको जो है कंट्रीज़ को देखना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप जान लें इन लोग के बारे में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट, बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। ठीक है, पहला है CH4, दूसरा है N2O, तीसरा है CFC और चौथा है O2। ठीक है, तो बताइए, पहला देखिए मीथेन है, आप जानते ही होंगे, दूसरा है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, CFC जो है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और O2 जो है आपका ऑक्सीजन। आप तो बताइए सही क्या है, आपका सही है CFC। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पर एक ऑप्शन तो आप बिल्कुल हटा सकते थे कि O2 जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं। ठीक है, तो उसको तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी को हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑफ अ GHG एंड अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, हर गैस जो भी ग्रीन हाउस गैस होता है ना, उसका एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखा जाता है कि मतलब अगर ये गैस जो है इन्वायरमेंट में बढ़ जाए इसका क्वांटिटी, तो ये कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग नापते हैं GWP में। ठीक है, अब GWP में क्या होता है ना कि हम लोग एक बेस ले लेते हैं जो CO2 का होता है। CO2 के रेस्पेक्ट में हम लोग बाकी का जो है वो मतलब रिलेटिव जो है उसका वो कितना GWP है उसको हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। ईच गैस इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन 3 मेन फैक्टर्स। सबसे पहले है कि हायर कंसंट्रेशन एंड हायर द वार्म। ऑब्वियसली अगर किसी गैस का कंसंट्रेशन बढ़ा है और वो मतलब ग्रीन हाउस गैस है तो वो ज़्यादा वार्मिंग कॉज करेगा। दूसरा क्या है, मोर द लाइफ स्पैन ग्रेटर द वार्मिंग। देखिए क्या होता है कि जब आपकी गैस का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब वो डिग्रेड नहीं होता है दूसरे नॉन हार्मफुल फॉर्म में, तो वो जो है वो लगातार ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो है हाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रैपिंग, मतलब वो हीट कितने अच्छे से ट्रैप कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे और भी बहुत सारे फिजिक्स की चीज़ पर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये 3 चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब उसका डिसाइड करने की ये कितना अच्छा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि लास्ट 2 फैक्टर्स टुगेदर डिटरमाइन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये जो आपका लास्ट 2 फैक्टर्स है ये डिसाइड करता है कि जो है इसका GWP कितना होगा, क्योंकि पहला वाला जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो वैरी करता है हर जगह, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 है, देखिए तो यहाँ पर क्या है GWP ओवर 100 ईयर्स टाइम स्केल। रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं 100 ईयर्स का टाइम स्केल का रेफरेंस ऑफ GWP ऑफ CO2 को रेफरेंस ले लेते हैं, और इसका लाइफ टाइम जो होता है वो 30 to 95 ईयर्स होता है, बीइंग टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 इसको मतलब इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो देखिए CH4 का कितना होता है, अगर CO2 का 1 है तो CH4 का 25 है, मीन समझ रहे 25 टाइम्स ज़्यादा उसका पोटेंशियल है CO2 से। N2O का क्या है 300 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है CO2 से। और बाकी यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, NF3, SF6 एट्सेट्रा हैव ओवर 1000 टाइम्स GWP। ठीक है, इसका देखिए क्या है, इसका CO2 एज द लाइफ टाइम इज़ मच लॉन्गर। नॉट देखिए ये क्या है कि CO2 से इसका लाइफ लॉन्ग जो है मतलब लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा है और ईजिली डिग्रेडेड नहीं होता है। जैसे हमने बोला ना कि जो ग्रीन हाउस गैस का आप डिग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं वो ज़्यादा मतलब उसका GWP ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है आपके इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ भी थोड़ा बहुत जो है आप जानते रहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बताइए ये क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये शायद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन इंडिया क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनली यूज एज अ वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज़ अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, गुआर आप सुने होंगे, गुआर गम इससे बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आपका द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ठीक है, दूसरा है द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। ऑप्शन सी है आपका द लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पॉइंट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस एक काइंड ऑफ मेडिसिन है जो कि आप जैसे सेट्रिजन आप खाते हैं
वो भी एक एंटी हिस्टामाइंस है, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपका, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी बायोडीजल, ठीक है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, ठीक है। अब शेल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ये पिछले 5 साल से इस पे बहुत, इसमें मेंस प्रीलिम्स हर जगह इस पे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है, गुआर गम इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द शेल गैसेस। देखिए अगर आपको कहीं पूछा जाए कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं हम लोग शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गुआर गम पाउडर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गुआर सीड्स आफ्टर मल्टी स्टेज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। और गुआर गम इज इट्स एबिलिटी टू हाइड्रेट रैपिडली इन कोल्ड वाटर टू अटेन यूनिफॉर्म एंड वेरी हाई विस्कोसिटी एट रिलेटिवली लो कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के वजह से जो है ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस, इट इज़ वाइडली यूज इन ऑयल गैस वेल ड्रिलिंग, कोई भी किसी भी तरह का ड्रिलिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है शेल गैस के जो ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। सच एज देखिए क्या है कि एज अ फ्लूइड एंड वाटर लॉस कंट्रोल, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग ऑफ ड्रिल बिट्स, शेल इन्वर्टर एंड सॉलिड कैरियर्स। तो मतलब वो जो हाइड्रोलिक जो फ्रैक्चरिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मशीन्स ड्रिल्स यूज़ होते हैं, तो उसके जो है ल्यूब्रिकेशन और बाकी भी जो प्रॉपर्टीज़ है आपका गुआर गम का, वो सब उसके मतलब उस मशीन को ऑपरेट करने में यूज़ आता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इतना पता है कि गुआर गम जो है वो कहाँ यूज़ होता है शेल गैस में, तो आप इससे अंदाज लगा के आंसर जो है कर सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये बहुत ही अभी हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि यूएस जो है बहुत इंपोर्ट करता है इंडिया से गुआर गम, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा दिखता है, आप देखे भी होंगे अपने आसपास कभी कभी, ये जंगली ये ऐसे ही उग जाता है, तो उसको आपने देखा होगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने देखा 5 क्वेश्चंस, ये बहुत ही कह सकते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस था, और इससे आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बेस भी बड़ा होगा। जैसे हमारा कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस जो है हम लोग उसको इसलिए देखते रहते हैं कि कन्वेंशन से आपका क्वेश्चंस जो है वो मतलब आते रहेगा। और भी हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में जो हम लोग देखेंगे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर भी, चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो कन्वेंशंस है, या आपका फॉर एग्जांपल ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, और आपका जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, या जो भी होगा, जितना भी तरह का कन्वेंशंस होगा वो बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में ही कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आप पीपीटी है उसको भी आप, इसका पीडीएफ तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कभी इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर इसके इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे आप जो है कांस्टेंट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज इन्वायरमेंट के, तब तक थैंक यू।